नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात तो उस बड़े मुकाबले की जो रविवार को खेला जाने वाला है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, महामुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें 9वीं बार T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया जिस तरह के फॉर्म में है, जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जैसा उसका अब तक का रिकॉर्ड रहा है, भारतीय फैंस तो मान के चल रहे हैं कि कोलंबो में यह आंकड़ा 8-1 का हो जाएगा। महामुकाबले से पहले पाकिस्तान में टेंशन हाई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस समझ ही नहीं पा रहे कि किस बल्लेबाज के ना चलने की दुआ करें, क्योंकि भारतीय टीम में 1-2 नहीं बल्कि 11 के 11 खिलाड़ी ही मैच विनर हैं। पाकिस्तान में फिर से टीवी टूटने वाले हैं। दिल क्या टूटते हैं लोग यहाँ पे, बस क्या कहें। अब हम एलसीए तोड़ देते हैं और ये हमारे सेंटीमेंट्स को बहुत ज्यादा गुज़िश्ता कई सालों से नुकसान पहुंच चुका है पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों के प्लेयर्स के हाथों। अगर पाकिस्तान हारता है तो कितने इंच की एलसीडी तोड़ेंगे? मैं 55 इंच की पड़ी हुई है, इसलिए वो तोड़ दूंगा। ओके जी, अगर इंडिया मैच जीत गया ना तो मेरे पास काज़ी आज़म दौर का टीवी पड़ा, मैं तोड़ दूंगा। अच्छा जी, काज़ी आज़म दौर का टीवी इनके पास पड़ा है, वो तोड़ देंगे। पाकिस्तान को पता है क्रिकेट में बाप कौन है। I've never seen Indian players in pressure. कभी नहीं देखा आपने? Against Pakistan, and Pakistani players. चिल मूड में वो खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि they treat us like childs. इंडिया पाकिस्तान को अच्छा टफ टाइम देगा और इंडिया पाकिस्तान से टफ टीम है। हम जब भी खेले हैं हम अंडर प्रेशर खेले हैं। इंडिया की टीम आज तक कभी प्रेशर में नहीं खेली, वो रिलैक्स होके अपना वो खेलती है। इंडियन साइड वैसे ही जो है ना भारी पड़ती है पाकिस्तान में। हाँ, वो उनका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। और वैसे भी जो है मेरे ख्याल में इंडिया, वैसे हमारी जो है स्पोर्ट तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन टीम वाइज देखा जाए तो इंडिया ज्यादा। इंडिया जो टीम है आपको पता है वर्ल्ड क्लास टीम है, वहाँ पे हर मैच है, तो क्या बात है। सबसे पहले मैं सल्यूट पेश करूंगा, अगर मुझे विराट कोहली साहब देखने हैं तो किंग है, हमारे लवर है। पाकिस्तान को पता है मैदान पर शेर कौन है। शेर जब 2 कदम पीछे होता है ना, इसका मतलब उसने छलांग मारनी होती है, समझ रहे हो। उनका एक स्टेमिना है यार, वही टीम है वो यार, इंडिया टीम है भाई। अच्छा, तो आपको क्या आप ऑस्ट्रेलिया से भी कंपैरिजन करोगे तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया बहुत बड़ी टीम है। 100 में से 95% अगर मैं नंबर दूं तो इंडिया को दूंगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी। 15 फरवरी के नाम से पाकिस्तान कांप रहा है। वही अभिषेक मोस्ट डेंजरस बन चुके हैं पाकिस्तानी लोगों के, जो कि अगर जुबान पे बात की जाए तो अभिषेक जो है वो ऐसा है कि भाई मोस्ट डेंजरस बन गया है। पहली बॉल पे आता है, छक्का लगा देता है। जो बॉलर होता है उसके हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाती हैं, टांगे कांपना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले हम कहते थे कि सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन इस बार कहेंगे आगा जी धोखा नहीं देना हमें भाई मैच चाहिए, हमें मैच चाहिए। अगर 15 वाला अगर खेल रहे हैं तो मैच चाहिए, फिर अभिषेक शर्मा हो या सूर्य कुमार यादव हो। जैसे जैसे 15 फरवरी पास आ रही है, पाकिस्तान का डर और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट बीट 200 की स्पीड से भाग रही है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल से लेकर फील्ड पर मौजूद हर एक खिलाड़ी को डर लग रहा है। इंडिया हमें ट्रॉमा देता है, ट्रॉमेटाइज करता है, जो भी करता है वो हमें जो है वो बड़े गंदे तरीके से हम पे मीम्स बनाते हैं। मैच से पहले भी, मैच से बाद भी, उसके बाद वो एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। हम लोग को ना मीम्स बनाने का मौका मिल रहा, ना मैच जीतने का मौका मिल रहा। इंडिया ने भाई साउथ अफ्रीका को मारा है, न्यूजीलैंड को मारा है, ऑस्ट्रेलिया को मारा है, न्यूजीलैंड, उसके बाद इंग्लैंड को मारा, तो भाई नामीबिया गया। मुझे बताओ, इंडिया बहुत बड़ी टीम है भाई। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप वो अनबिलीवेबल है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में बाबर आजम की वापसी हुई है। बाबर को टीम इंडिया के खिलाफ गेम चेंजर का रोल दिया गया है, लेकिन बाबर पर पाकिस्तानी जनता को कितना भरोसा है जरा खुद देख लीजिए। पाकिस्तान किसी को हरा सकता है। पाकिस्तान जो खुद हार जाता है, बाबर किंग को ले लें, किसी को भी ले लें, पाकिस्तान खुद हर मैच में हार जाता है। और अगर जीतता भी तो मर मर के जीतता, पता नहीं कैसे जीतता है, यकीन नहीं होता मुझे। इंडिया है, जितना मर्जी अगर वो हार भी जाए, जीत भी जाए, अगर वो एक मैच हार भी जाता तो नेक्स्ट वो बड़े अच्छे स्कोर के साथ जीतता है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अगर हारता तो पीछे बाइकआउट कर लेता है। भाई बाइकआउट क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो ना, खेलो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। कोशिश करोगे, हार भी रहे हो तो कम से कम स्कोर तो ऐसा बनाओ ना कि लोगों को पता चले भाई
पाकिस्तान टीम में उतर रहा है। ये क्या करता है, अपने मुखालिफ इंडिया से ही हार के बैठ जाता है। 15 फरवरी के मैच को लेकर बाबर आजम ने डायलॉग मारा तो पाकिस्तानी जनता ने माथा पकड़ लिया, क्योंकि जब जब बाबर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है पाकिस्तान बहुत बुरा हारता है। इंडिया को ग्राउंड में मिलेंगे, हम देख लेंगे इंडिया को। 3 दफा एशिया कप में हराया था ना, तब मैं मौजूद नहीं था। अब घंटे का किंग वर्ल्ड कप में मौजूद होगा, मैं देखूंगा कि इंडिया हमसे कैसे जीतती है। अबे जिम्बू तू होश में तो है, अब्बू को क्या बोल रहा है? और भाई हम इंडिया के खिलाफ ना 100 करेंगे, ना हम 150 करेंगे, ना हम 200 करेंगे। हमने जो प्लानिंग करके रखी हुई है, हम 250 प्लस करने वाले हैं इंडिया के खिलाफ, 250 प्लस। और छनकनो 250 करने तो वाले हो क्या? ये 250 महीनों में करोगे, 250 सालों में करोगे? अबे कम करोगे। ये तो एक दिन का टाइम, 20 ओवर तो बड़ा कम टाइम है। कम से कम जो है वो 200 साल तो आपको मिलने चाहिए इंडिया के खिलाफ 250 करने के लिए। और मुझे बता ना, निकलना बाहर जिम्बू। अबे घट्टे, मुझे तेरी बात सुन के हंसी आ रही है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर पाकिस्तान में सर्वे हो रहा है। पाकिस्तान के जीतने की कितनी उम्मीदें हैं, हिंदुस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं। जब सर्वे का ऑडियो वीडियो सामने आया तो आसिम मुनीर भी हैरान रह गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या लगता है कौन सी टीम आपको विन करती नजर आ रही है? अगर तो वैसे तो इंडिया ही जीत रहा है। पाकिस्तान के कितने % चांसेस हैं? 20% और 80% इंडिया। यही मैम सेम क्वेश्चन आपसे कि पाकिस्तान के कितने चांसेस लग रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर? आई फील लाइक 30%। जस्ट 30%। 70% इंडिया। क्यों आप इतनी श्योर हैं कि इंडिया के ही ज्यादा चांसेस है? क्या बेसिक रीजन है? कोई उसकी पहले ही अच्छी हिस्ट्री रही है, लाइक मैचेस जीत रहे हैं। लेकिन इंडिया का भी कंपैरिजन, इंडिया 90%, पाकिस्तान भी 10%, क्योंकि हम उम्मीदें लगाते हैं जो मर्जी कर ले। अब एशिया कप का फाइनल याद होगा, वहां पे हमने 10 ओवरों में 100 रन लगाए, आगे 46 की ऑल आउट हो गए। तो इस टीम अनप्रेडिक्टेबल है, तो उम्मीदें ना लगाए। पहले भी दिल टूटा है, अभी टूटेगा। परसेंटेज क्या दोगे इंडिया को मैच में? मैं 90% इंडिया, 10% पाकिस्तान। इंडिया का कौन सा प्लेयर सबसे खतरनाक साबित हो सकता है? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या। परसेंटेज में क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस जो है वो पाकिस्तान? इंडिया को मैच विनिंग परसेंटेज क्या देंगे आप? इंडिया 75%। इंडिया का कौन सा प्लेयर खतरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, आपको क्या लगता है? अभिषेक शर्मा। आपको क्या लगता है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार, आपको? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। इस टीम के साथ हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं जो हमने टीम अपनी अनाउंस की है? नहीं, कभी भी। कोलंबो में जब टीम इंडिया के 11 धुरंधर मैदान पर उतरेंगे तो क्या होगा, ये पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ क्या होगा, मैच में कैसा तूफान आएगा। टीम इंडिया में हर प्लेयर जो है ना मैच चेंजिंग प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है। इंडिया का जो एक बैट्समैन भी चले गया ना तो वो मैच जितवा देता है। जैसे कि सूर्य कुमार यादव ने पहले, अभिषेक शर्मा वगैरह, ये सारे ओपनिंग फ्लॉप हुई, उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप होता जा रहा था, लेकिन सूर्य कुमार ने आगे उनको फ्लॉप होने के से बचाया, दिखाया कि हमारा हर एक प्लेयर, हर एक बैट्समैन इंडिया मैच जितवाने की सलाहियत। इंडिया की टीम भाई बहुत तगड़ी टीम है इस बार। अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार है, हार्दिक पांड्या। और यार इनको तो इन्होंने टाइम नहीं आने देना। यार इंडिया का एक प्लेयर ही इनकी पूरी टीम को खत्म करने के लिए काफी है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जिस हिंदुस्तानी से डर लगता है वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक के जैसे ही बीमार होने की खबर आई, पाकिस्तान में जश्न मनना शुरू हो गया, लेकिन उनका दिल बहुत जल्दी टूट गया। अरे भाई अभिषेक उठ गया। हम लोग यहाँ पर जो है वो किसी के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बस 15 तारीख तक अस्पताल वालों से हमने भीख मांगी कि भैया हम आपके पांव पड़ते हैं, बस 15 तारीख तक अभिषेक को रोक लो। अभिषेक जैसे ही बीमार पड़े, एक हफ्ते के लिए एक्चुअली 2-3 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, पाकिस्तान में उत्सव का माहौल हो गया। जश्न मनाओ, भैंस की टांग। अभिषेक शर्मा जो है वो चला गया, अब पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी, पूरे पाकिस्तान में खुश होगी। ले तिलक वर्मा ने दे दी वार्निंग, बोला नहीं अगला मैच तो हमने अभिषेक को वैसे भी नहीं खिलाना, लेकिन अभिषेक डिस्चार्ज हो गए हैं हॉस्पिटल से। हमारे वाले तो फिर भी कंफ्यूज थे कि पता नहीं मैच होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न लेगा कि नहीं लेगा, ऐसी हमने बड़ी सारी बातें सुनी है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली बोल दिया कि हम मैच खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बेचारे प्रेशर में आ गए हैं कि हम लोग तैयारी ही नहीं कर पा रहे इंडिया के अगेंस्ट, जबकि इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। उनके लिए पाकिस्तान जस्ट अ नॉर्मल क्रिकेट टीम है, कोई पाकिस्तान हवा नहीं है। जिस तरह हमने इंडिया को ना बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है कि भाई इंडिया हमारा बाप है, इंडिया हमारा ये है, इंडिया हमारा वो है, मतलब इंडिया से जीतना इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वर्ल्ड कप जीतना। और इंडिया की मेंटालिटी देखो कि वो पाकिस्तान को चुटकी बराबर भी नहीं समझ रहे। और जब मेंटालिटी ऐसी होगी तो डेफिनेटली जीत भी उनकी होगी, और ये नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान कितना इंडियन बल्लेबाजों से डरता है, बल्कि पाकिस्तान को इंडियन बॉलर्स का तोड़ भी समझ में नहीं आता है। जैसे ही जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, पाकिस्तान का सिर घूम जाता है। मुझे ना एक बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा है यार, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका हेटर है, कोई आपको नहीं पसंद करता। इमेजिन करो जसप्रीत बुमराह कोई छोटा बॉलर है, नॉर्मल बॉलर है यार, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हो कि जसप्रीत बुमराह एक नॉर्मल बॉलर है, मतलब मेरे लिए जसप्रीत बुमराह एक नॉर्मल बॉलर है। यार ये पागलपंती है या क्या है यार? इतना भूसड़ किस्म का दिमाग है कि आप जसप्रीत बुमराह को एक नॉर्मल बॉलर डिक्लेयर कर रहे हो। वो जसप्रीत बुमराह जिनको ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं कि यार इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है, जो तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करता है, वो पागल है। ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लिश मीडिया पागल है, वो वसीम अकरम पागल है जिसने बोला है कि यार जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलर है इस एरा का। ये वाला माइंडसेट दिखाना, तो ये वाला माइंडसेट तो ये बता रहा है कि जी पाकिस्तान तो फिर हार रहा है 15 को। ये वाला माइंडसेट तो फिर बता रहा है कि पाकिस्तान फिर हार रहा है 15 को। जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे हो आसाद फरहान साहब, पाकिस्तानी प्लेयर्स जितना बोल रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस उतना डर रहे हैं। पाकिस्तान को अभी तो मैच से पहले झटका लगा है, अभी मैदान पर झटका लगना बाकी है। पाकिस्तान का अभी दिल टूटा है, अभी टीवी टूटना बाकी है। हम अपना काम धंधा छोड़ के मैच देखते हैं, 2 घंटे का 1 घंटे का मैच होता है, हम वो मैच देखते हैं, जो भी करते हैं मतलब पूरा हार जाते हैं। पहले सही खेलते हैं, उसके बाद जो ऐसा काम करते हैं हमारा दिल ही टूट जाता है। एक दफा तो हमने LCD वगैरह तोड़ दी थी, मोबाइल मैंने तोड़ दिया था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हम जीतेंगे? कितनी उम्मीद है आपको पाकिस्तान से, पाकिस्तान की टीम से? उम्मीद नहीं है मगर इंडिया जीतेगा। उम्मीद क्यों नहीं है? भाई पैसों का बुक है, पैसे लेते हैं। अरे ऐसा देखें, रिजवान और बाबर जो है वो वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनकी जो T20 में उसकी जो है ना वो लेवल ही नहीं है, उसकी क्लास ही नहीं है। अब देखें बाबर आजम को हम सिर्फ शॉट के बुनियाद पे ले लेते हैं, या रिजवान को। उनका आप देखें तो सही उनकी बैटिंग क्या है, क्या वो इतना स्लो रेट क्रिकेट की कितनी तरक्की कर गई है। आप दूसरे मुल्कों की ले लें, ऑस्ट्रेलिया को आप ले लें, इंडिया को ले लें, दूसरे कंट्रीज को ले लें, ये क्या कर दें, एक छक्का लगा के उसके बाद ये 10 गेंदें रोक देते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उनमें वो स्टेमिना नहीं है जो इंडिया के प्लेयर्स में स्टेमिना। वो मकसद ये है कि वो अपनी वो जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, उस वजह से वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की मैच से आपको कितनी उम्मीद है? पाकिस्तान से उम्मीद कम है। अच्छा, परफॉर्मेंस नहीं है टीम का, बिल्कुल 0 है। पाकिस्तानियों का अगर बस चलता तो 15 फरवरी इंडिया वाले मैच से पहले अपना मुल्क बदल देते, बॉर्डर आकर टीम इंडिया की जर्सी पहन लेते। जब टीम इंडिया मैदान पर उतरती है तो पूरा पाकिस्तान उनको टकटकी लगाए हुए देखता है। जिस तरीके से वो ग्राउंड में उतरते हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो ऐसा लगता है कि वो फुली पहले ओवर से लेकर वन साइडेड मैच निकाल देंगे और उनकी बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस होती है। वो खेल के बताते हैं कि भाई हम सर पहले सिर्फ अभिषेक शर्मा से दुनिया डरती थी, अब ईशान किशन उन्होंने नया जो निकाल दिया है। इंडिया इस तरीके की टीम है कि अगर 1 आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए, तो हम यही डरते हैं कि उससे बेहतर प्लेयर आ रहा है। तो अगर आप उसके स्टैट्स देखें T20 के, तो मेरे ख्याल से वो नंबर 1 टीम रही है कंसेक्यूटिव 5 से 6 ईयर्स के अंदर। और जो स्पेशली उसके जो स्ट्राइकर्स हैं, जिनमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, वो तब स्क्वाड में नहीं है, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा देयर बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। वो आसानी से किसी अपने मैच नहीं जाने देती, ठीक है। और वो ऐसे क्लच मोमेंट पे कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर भेजते हैं जो पूरी गेम का बाजी पलट के रखते हैं। कोलंबो में रण तैयार हो रहा है। एक बार फिर हिंदुस्तान के 11 धुरंधर आसिम मुनीर के लंका दहन के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पाकिस्तानी जो हमेशा गलती करते हैं वो वर्ल्ड कप में जाके ना मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। बट स्टिल उम्मीद है कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा करे। बट चांसेस की बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल सोचें तो इंडिया वाले ज़्यादा, क्योंकि वो फिटनेस वगैरह उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, मेंटली प्रेशर उनको हैंडल करना आता है ज़्यादा अच्छे से। इंडिया के अंदर आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा अभी जो करंट टीम वर्ल्ड कप के अंदर खेल रही है? अभिषेक शर्मा अभी तक। अभिषेक शर्मा उसके अंदर क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको अभिषेक शर्मा के अंदर? पहले गेंद से स्टार्ट लेते हैं, डरता नहीं है, कॉन्फिडेंस है पूरा, जो भी बॉलर उसको मारता है, जय शाइन और स्टार को, कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ता। पाकिस्तानी अभिषेक शर्मा के पीछे पागल हुए हैं वो, ये क्यों? वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। अच्छा। जब उसको मौका बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, साथ में हैंडसम भी है, लेकिन बैटिंग भी है। हैंडसम का आप किस वजह से पसंद करते हैं? मैं बैटिंग की वजह से। 15 फरवरी के लिए टीम इंडिया तैयार है, पाकिस्तान का हाल बेहाल है। शंकराचार्य पर जारी विवाद अब पर्सनल होता जा रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने आज योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक कर दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने विवादित बयान देते हुए
योगी आदित्यनाथ को बहरूपिया कहा। अभी मुक्तेश्वरानंद के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सीएम पद और महंत की गद्दी रिश्तेदारी की वजह से हासिल कर पाए। अभी मुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। केवल गेरुआ पहने हो वो व्यक्ति यति हो गया, योगी हो गया, सन्यासी हो गया। ये केवल जो नहीं जानता है धर्म को वो सोच सकता है, लेकिन जो धर्म की गति को जानता है, जिसको सनातन धर्म का ज्ञान है, वो समझता है कि ये बहुरूपिया है, केवल भेष बनाए हुए है, असली संत नहीं है। क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। ये आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है। लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। जिनको वो समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी ऐसे होते हैं, वैसे बता दें। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता। सर ये बताइए, कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है, उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच में खुल्ला धर्म युद्ध शुरू हो गया है। इस धर्म युद्ध में अखिलेश यादव भी राजनीतिक अस्त्र लेकर कूद गए हैं। धर्म युद्ध में शास्त्र और राजनीतिक शस्त्र दोनों का प्रयोग हो रहा है। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया, तो अभी मुक्तेश्वरानंद योगी का पूरा बही खाता लेकर आ गए। अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीधे पूछ लिया कि आदित्यनाथ योगी किसने बनाया? आप जो है आए कैसे हो? आप में क्या योग्यता है? आप महंती गद्दी पर आए, आप कहते हैं मैं महंत हूं। अरे कैसे आए? आपके चाचा जी या मामा जी जो भी रहे हों, हम साफ नहीं जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जो पहले के महंत थे वो आपके रिश्तेदार थे और आप उनके रिश्तेदार थे, इसलिए आप आकर के बैठ गए। उसके बाद आप मुख्यमंत्री पद पर कैसे आए? सब जानते हैं कि विधायक चाहते थे कि हमारा नेता अमुक अमुक हो, और फिर ऊपर से अमुक संस्था के द्वारा आपका नाम प्रस्तावित करके आपको प्लांट कर दिया गया। तो आप जो है आए हो किस उसमें? आप एक पद पर आए हो रिश्तेदारी के कारण, दूसरे पद पर आए हो वो भी रिश्तेदारी के कारण, जो आपने किसी संगठन के साथ बना रखी थी। आपकी योग्यता क्या है? चापलूसी और रिश्तेदारी। इसके सिवाय आपकी क्या योग्यता है? अब तीसरी योग्यता आपकी यह है कि आप गुंडाई दिखा रहे हो। अभी मुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव की टाइमिंग और टाइमलाइन बिल्कुल एक जैसी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ कैसे बने। योगी बनने के लिए कड़े तप और कड़ी साधना की जरूरत होती है, और योगी आदित्यनाथ इसी कड़ी परीक्षा से गुजरकर पहले योगी और महंत बने हैं। 1993 में गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च के लिए अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर आए थे। यहीं से उनके योगी बनने की शुरुआत हुई, और 1994 में 22 साल की उम्र में वो संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ बन गए।
गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को अपना शिष्य चुन लिया और अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय के योगी हैं, उसमें दीक्षा हासिल करना सभी के बस की बात नहीं होती। योगी बनने के लिए घर का त्याग करना होता है, जिंदा रहते ही अपना श्राद्ध किया जाता है। योगी परंपरा के मुताबिक कानों को लकड़ी से फाड़ा जाता है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान आंसू गिरे तो योगी नहीं बन सकते। नाथ संप्रदाय में योगी बनने के लिए दर्द सहने की कठिन परीक्षा ली जाती है। नेपाल, उत्तराखंड में कनफड़ा योगी कहते हैं, जिनके कान नहीं फटे होते हैं, वो योगी नहीं अघोरी होते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के योगी होने पर अथवा पीठ के संदर्भ में अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की, उसे मैं मानता हूं उससे अभद्र और निंदनीय टिप्पणी कुछ नहीं हो सकती। इसके कारण है, योगी कोई ऐसे नहीं हो जाता, एक रात में कोई योगी नहीं बनता। घर परिवार माँ बाप को छोड़ करके, और नाथ पंथ की साधना बहुत ही कठिन है। जिन्हें नाथ पंथ, अघोर साधना, इन दोनों पंथों के बारे में पता होगा, उन्हें पता है कितनी कठिन तपस्या है यह नाथ पंथ की साधना। फिर यह कहना कि कान छेदवाने से कान जैसे फटा होता है ना, कान में एक सुई अखिलेश जी के घुसेड़ दी जाए तो समझ में आ जाएगी कि साधना कहते किसे हैं और नाथ पंथ का योगी, हठ योगी किस प्रकार से होता है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखनाथ पीठ के ही महंत नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैले नाथ संप्रदाय के मठों के संरक्षक हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं। योगी का काम धर्म की रक्षा करने के साथ साथ देश की संस्कृति की रक्षा करना भी है। योगी बनना और सन्यास का जीवन जीना आसान नहीं होता। जिस वक्त लोग अपनी सबसे गहरी नींद ले रहे होते हैं, उस वक्त योगी के दिन की शुरुआत हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के सोने का समय जो भी हो, लेकिन वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे योगी आदित्यनाथ योग करते हैं। गोरखपुर रहते समय योगी आदित्यनाथ योग के बाद पीठ के सभी मंदिरों में पूजा करते हैं। आखिरी में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के बाद गोरक्ष पीठ में मौजूद 200 गायों को चारा खिलाते हैं। उसके बाद हल्का नाश्ता करने के बाद योगी सुबह 8 बजे तक जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। 1994 में अजय सिंह सांसारिक मोह माया त्याग कर योगी आदित्यनाथ बने थे। साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब योगी आदित्यनाथ की उम्र महज 26 साल थी। योगी इस दौरान सांसद भी बने और 2014 में महंत अवैधनाथ के निधन के बाद गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी बन गए। संन्यास लेने के 30 साल बाद योगी आदित्यनाथ से उनके योगी होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने माघ मेला में अव्यवस्था फैलाने वाले शंकराचार्य पर सवाल उठाए थे। अविमुक्तेश्वरानंद से रथ की जगह पैदल गंगा स्नान करने को कहा था। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा उसका अधिकार होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम उसको सुरक्षा देंगे, ये सरकार की गारंटी है। कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर उसको भी याद होगा कि कानून के साथ खिलवाड़ की कीमत क्या होती है। आप सदन में खड़े होकर के बोल रहे हो कि हम कानून पालना भी जानते हैं और कानून का पालन करवाना भी जानते हैं। ये कैसी बात है? कानून का पालन इस तरह से करवाया जाता है हनक दिखा करके? ये तो गुंडा की भाषा है। एक मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के इस तरह की भाषा बोले। कानून की किताब में भी यह भाषा नहीं लिखी है। कानून की किताब में लिखा जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करेंगे तो दंडित किया जाएगा। एक तरीका है ये कहना कि हमको ये आता है, हमको वो आता है। आप बताइए, ये हमारे बारे में बोल रहे हैं सदन में खड़े होकर के, लेकिन उन बच्चों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पटकों के बारे में। इनकी पुलिस ने जिनकी शिखा उखाड़ करके उनको उठा करके पटका। योगी आदित्यनाथ ने नियम और कानून की बात की तो अविमुक्तेश्वरानंद एक संत होते हुए भी संतों की वाणी भूल गए। योगी के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। वो शब्दों की मर्यादा भूल गए। ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा।
और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के, अगर बाहर सड़क पर भी होता तो हम एक बार उपेक्षा कर देते कि चलो भाई कुछ भी बोल दिया, नेता है, ये तो झूठ साँच करता ही रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहां पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी? अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। महाशिवरात्रि को लेकर यूपी में जबरदस्त तैयारी है। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जगह जगह चौकसी बढ़ा दी गई है। मीट की दुकानों को कवर किया जा रहा है। त्योहार के मौके पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए यूपी पुलिस जगह जगह मार्च भी कर रही है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करती है। संभल की रहने वाली तमन्ना बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पर निकली है। जगह जगह तमन्ना का फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। तमन्ना की ऐसी कौन सी मन्नत पूरी हुई है जिसकी वजह से वो कांवड़ लेकर निकली है? आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। आपने दरगाह पर हिंदू भक्तों को जाते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन बुर्का पहने किसी महिला को कांवड़ ले जाते हुए नहीं देखा होगा। आस्था और धार्मिक सद्भाव का अनोखा संगम दिख रहा है। बुर्के में कांवड़ ला रही ये तमन्ना है। जगह जगह हिंदू संगठन तमन्ना पर फूल बरसा रहे हैं। तमन्ना 100 से ज्यादा शिव भक्तों के साथ बोल भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रही है। तमन्ना कांवड़ ले जाने और अपनी शिव भक्ति की वजह से कट्टरपंथियों के टारगेट पर है, इसलिए उसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। हिंदू संगठनों के लोग भी उसके साथ चल रहे हैं ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तमन्ना अपने जत्थे और श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान धार्मिक नारे और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार में अपने जिले संभल के लिए बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर निकली तमन्ना मलिक जहां जहां से गुजर रही हैं, वहां वहां लोग उनको देखने के लिए भारी संख्या में जुट रहे हैं। तमन्ना मलिक जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गांव बदनपुर बस्ती की रहने वाली हैं। उन्होंने 10 फरवरी को हरिद्वार से जल लिया था और अब कांवड़ लेकर लौट रही हैं। वो महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव का अभिषेक करेंगी। जब तमन्ना बिजनौर के नूरपुर, फीना और रतनगढ़ कस्बों में पहुंची तो वहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। नूरपुर में महिलाओं ने उन्हें एक मंदिर में कुछ देर आराम करने के लिए रोका। वहां भी फूल बरसाए गए, मालाएं पहनाई गई और लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। तमन्ना मुस्लिम समाज से आती है। 3 साल पहले उन्होंने गांव के पास रहने वाले अमन त्यागी से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं। अब वो अपने ससुराल और अपने पति की मर्जी से कांवड़ लेकर निकली हैं। पूरी यात्रा में अमन त्यागी भी उनके साथ हैं। शुरुआत में उनके साथ सिर्फ 5 कांवड़िए थे, अब सैकड़ों शिव भक्त उनके साथ चल रहे हैं। तमन्ना ने सनातन धर्म में अपनी आस्था को जताते हुए मन्नत मांगी थी। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने हरिद्वार में जल भरा और अब पैदल कांवड़ लेकर लौट रही हैं। कहाँ से कांवड़ लेकर आई हैं आप? हरिद्वार से। कहाँ की रहने वाली हैं? ये सुनने में आ रहा है कि आपके कितने समय पहले शादी हुई थी आपकी इनसे? 3 साल पहले। अच्छा, आपने ये जो कांवड़ लेने गई हैं किस लिए लेने गई थी आप? मैंने शादी से पहले बोली। अच्छा। जब हमारी बात महाशिवरात्रि के मौके पर तमन्ना की यह पहल
सांप्रदायिक सौहार्द और पारंपरिक सम्मान की मिसाल के रूप में देखी जा रही है। वो संभल जो दंगा हिंसा के लिए बदनाम था, उसे तमन्ना नई पहचान दे रही है। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। गाजीपुर इलाके में एक बेकाबू स्कॉर्पियो फुटपाथ पर चल रहे बुजुर्ग पर पलट गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने गाड़ी सवारों को घेर लिया और जमकर हंगामा हुआ। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के पीछे की वजह क्या है, उसे जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर भीड़ ने कुछ लोगों को घेर रखा है और भारी शोर और हंगामा मचा है। लोग गाड़ी में सवार लोगों को धमका रहे हैं, उनसे मारपीट करने की बात कर रहे हैं। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए हैं और गाड़ी के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। दर्दनाक हादसे के बाद दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर इलाके की है, जहां बेकाबू स्कॉर्पियो एक बुजुर्ग के लिए काल बन गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। फुटपाथ पर शीशे के टुकड़े पड़े हैं, गाड़ी के टूटे हुए हिस्से भी गिरे हुए हैं। फुटपाथ से लेकर गाड़ी के नीचे तक बुजुर्ग का खून फैला हुआ है, कपड़े और चप्पलें भी पड़ी हुई हैं। डिवाइडर से टकराने के बाद ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया और स्कॉर्पियो घिसटती हुई दूसरी तरफ फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो ने वहां खड़ी एक ऑडी कार को भी टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑडी कार का पीछे का हिस्सा भी टूट गया। ये वो स्पॉट है और यहाँ से तकरीबन 20 मीटर पहले एक डिवाइडर से गाड़ी हिट होती है स्कॉर्पियो, और सामने आप निशान देख सकते हैं, वहां से ये गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ जाती है। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इतने ऊंचे डिवाइडर पे फुटपाथ पे ये गाड़ी चढ़ जाती है और उसके बाद 2-3 बार पलट के गाड़ी वो सामने जिस अवस्था में आपको दिख रही है, आप अंदाजा लगाइए कि क्या हादसा हुआ होगा। और इस फुटपाथ पे उस वक्त 3 से 4 लोग चल रहे थे, उन्हीं में से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। बुजुर्ग के ऊपर में गाड़ी गिरी है और फिर उसके बाद गाड़ी सीधी होकर खड़ी हो गई है। सुबह करीब 5 बजे मयूर विहार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराने के बाद फुटपाथ पर चल रहे बुजुर्ग पर पलट गई, जिससे बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जो सड़क से चलते हुए, और रफ्तार इसकी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ से पलटते हुए ये फुटपाथ पे चढ़ गई और यहाँ आके गाड़ी खड़ी हो गई। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर पहले जो सड़क पे साइड का हिस्सा है उसको हिट किया और वहां से ये गाड़ी अनबैलेंस होते हुए, आप ये निशान देख सकते हैं सड़क पे, यहाँ से ये गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी है और 2-3 बार पलटने के बाद वो सामने वहां जाके खड़ी हो गई। और उससे पहले जो इस फुटपाथ पे 2-3 लोग गुजर रहे थे उसको हिट किया। उसमें से एक बुजुर्ग जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, यहाँ गाजीपुर फूल मंडी में काम करते हैं, उनके ऊपर में ये गाड़ी आ गई, उसकी मौत हो गई है यहाँ पे मौके पे ही। जो उनके साथ वाले लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं कि इस स्कॉर्पियो में 5 से 6 लोग सवार थे। ड्राइवर पूरी तरह से नशे में था। 3 लेडीज बता रहे हैं और 2 जेंट्स बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि सारे युवक थे, सब ही नशे में थे। और जब ये घटना हुई है उसके बाद भी गाड़ी से जब उनको निकाला गया है तब भी वो लोग नशे में थे। स्कॉर्पियो में 3 युवतियां और 2 युवक सवार थे। सभी की उम्र 22 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। 4 लोग फरार हो गए, जबकि गाड़ी चला रही युवक को लोगों ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सभी लोग शराब के नशे में धुत थे। में 3-4 लेडीज था, 3 लेडीज था और 3-4 लड़का था। तो 6 जने था, 6 जने, एक जने ड्राइवर खाली वो निकाल नहीं पाया, बाकी 5 जने भाग गया खोल के। अब उस टाइम सुबह 5 बजे था, कोई नहीं था, अंधेरा था। 6 बजे तो सुबह होता है, यहाँ 5 बजे तो बहुत धूप था, फुहारा था। तो इस टाइम वही हालात में बाबा को पट्टी के ऊपर एक्सीडेंट, मतलब उलट के बदन में गिरा, गिर के फिर गाड़ी सीधा हो गया। इतना स्पीड था गाड़ी का, ठीक है, पहिया खोल के बाहर आ गया।
हादसे में मारे गए बुजुर्ग सुबह गाजीपुर मंडी से काम करके लौट रहे थे। उनके साथ 2 और लोग मौजूद थे, लेकिन हादसे के बाद वो समय रहते फुटपाथ से हट गए थे। लेकिन बुजुर्ग पैक कोरम अली स्कॉर्पियो की चपेट में आ गए। पैक कोरम अली पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले थे और गाजीपुर मंडी में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे, लेकिन कुछ लोगों के नशे और रफ्तार के शौक ने उनकी जान ले ली। ये बाबा मेरे पास काम करता था, मंडी आता था, तो जैसा वो लोग पटरी से ऊपर आ रहा था, 3 लड़का, 2 लड़का था और ये बाबा था। तो उस टाइम ये गाड़ी क्या हुआ, इस साइड से उल्टा साइड ये बहुत स्पीड से आगे यह पलट किया, 2-3 पलट के अब मारा, यह बाबा को मारा। जैसा वो और दोनों छोकरा सा था बोल के छिटक के चला गया। अरे बाबा जा नहीं पाया, इनका ऊपर गाड़ी कुचल के पूरा ये गाड़ी अचानक ऐसा घूम के पता नहीं कैसा, जैसा कोई सीधा करके बैठा दिया। इधर से आने वाला गाड़ी टक्कर मार के पलट के ऐसा सीधा हो गया। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। अब उसके उन साथियों की तलाश की जा रही है जो हादसे के समय उसके साथ गाड़ी में मौजूद थे। मुंबई के मुलुंड इलाके में निर्माण हो रहा था मेट्रो का। इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो का स्लैब टूटकर नीचे गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है, तो वहीं 3 लोग जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मेट्रो पिलर का सीमेंटेड हिस्सा टूटकर नीचे से गुजर रहे ऑटो रिक्शा और एक कार पर गिर गया। हादसे के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेट्रो प्राधिकरण के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ है उसे एहतियातन अब बंद कर दिया गया है। वहीं मुंबई MMRDA के कमिश्नर संजय मुखर्जी ने इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मुलुंड के LBS मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ठीक ऊपर मेट्रो का निर्माण कार्य जारी है और इसी निर्माण कार्य के दौरान एक जो गर्डर था, स्लैब का जो हिस्सा बताया जा रहा है, वो इसी जगह पर आकर तकरीबन 12 से 20 मिनट के वक्त आकर गिर पड़ा। और जिस वक्त आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ट्रैफिक के समय ये जाके गिर पड़ा और इसमें 4 लोग जो हैं इसमें घायल हो, जिसमें एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। एक व्यक्ति को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, जिसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई, उसका नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, उसकी जांच के आदेश जो है दे दिया गया है। खासकर MMRDA का ये पूरा का पूरी जिम्मेदारी है इस मेट्रो के निर्माण कार्य की, और थर्ड पार्टी ऑडिट की भी इस वक्त आदेश जो संजय मुखर्जी हैं, MMRDA के जो कमिश्नर हैं, उनकी ओर से दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिल्कुल ये रास्ता जो है व्यस्त रास्ता है और उस वक्त भी यहाँ पर तेज रफ्तार से गाड़ियां जा रही थी। जो दृश्यों में दिखाई दे रहा है कि जब स्लैब गिरा है उसमें एक ऑटो रिक्शा और एक 4 पहिया जो वाहन है वो भी उसके चपेट में है, जिसके चलते 4 व्यक्ति जो है इसमें जख्मी हुए, इसमें एक की मौत की खबर सामने आई है। सवाल यह है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चालू होता है उसमें सुरक्षा के लिहाज से जो कुछ उपाय किए जाने चाहिए वो क्यों नहीं किए गए, जिसका खामियाजा यहाँ पर आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। मेट्रो का अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का जो एक हिस्सा, जो कंक्रीट का हिस्सा है, वो नीचे गिरा। नीचे गिरने से ऑटो रिक्शा और एक 4 व्हीलर के ऊपर गिरने से उसमें एक व्यक्ति हताहत हुई है। साथ में 3 लोग इंजर्ड थे। पुलिस ने यहाँ पे जो इंजर्ड लोग हैं उनको रेस्क्यू करवा के हॉस्पिटलाइज किया है, जिसमें अभी ये तीनों इंजर्ड अभी स्टेबल है। ये जो घटना हुई इसके बारे में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ हम ऑफेंस रजिस्टर करके लीगल एक्शन हम करवाएंगे। खासकर नेग्लिजेंस जो है वो सामने आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर उसकी तरफ से आ रहा है, क्या उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा? इसमें मैं आपको पहले बोला कि ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी फाइनल फेज में, इंक्वायरी खत्म होते ही कंसर्न लोगों के खिलाफ हम लीगल FIR दाखिल करके लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसके पहले भी इंस्पेक्शन हुआ था, खतरा अभी भी बना हुआ लग रहा है, तो क्या प्रिकॉशंस आप सजेस्ट कर रहे हैं? इस सिलसिले में मैंने खुद MMRDA के ऑफिसर से बात करके वापस एक बार इंस्पेक्शन करवा के जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसको तुरंत सिक्योर करने के लिए उनको हिदायत दी।